नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो हमें अस्तित्व के कुछ बहुत गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है और क्या क्या हमें कहीं बाहर से कोई मदद मिल रही है? ये स्रोत इसी विचार की गहराई में उतरता है कि क्या हम इस इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं और क्या सच में दूसरे बुद्धिमान प्राणी हैं? स्रोत उन्हें एक नाम देता है, अत्यधिक विकसित प्राणी या हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, HEBs। और जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम ध्यान देंगे, क्या ये प्राणी वाकई हमारी मदद कर रहे हैं जैसे कि स्रोत दावा करता है? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। बिल्कुल। ये विषय ही ऐसा है कि हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हम इंसानों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर नए सिरे से सोचना पड़ता है। स्रोत हमें हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उसकी सीमाओं से परे देखने को कहता है। शायद उन दरवाजों की तरफ देखने को जो हमेशा से खुले थे, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक एक अलग ही नजरिया है ये। तो शुरू करते हैं स्रोत के सबसे बुनियादी दावे से कि भाई ब्रह्मांड में और भी इंटेलिजेंट लाइफ है। सिर्फ है ही नहीं बल्कि भरी पड़ी है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि हजारों उन्नत सभ्यताएं हैं। ये कोई संभावना नहीं, बल्कि एक तरह की निश्चितता बताई गई है। स्रोत में पहले हुई किसी बात का जिक्र भी है जहां इन HEBs पर और डिटेल में बात हुई थी। हाँ, इस मामले में स्रोत का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो ये मानता है कि इंसान अकेले हैं, ये सोचना ही लॉजिकल नहीं है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन स्रोत के हिसाब से हर जगह फैला हुआ है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिसे हम दिव्यता या कोई बाहरी मदद समझते हैं ना, वो कई अलग अलग शक्लों में, कई रूपों में सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि वो हमारी जो मजहबी परिभाषाएं हैं उन्हीं में फिट हो। और यही बात थोड़ी और उलझ जाती है या कहूँ दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि इन हजारों सभ्यताओं में से कुछ ने ये चुना है कि वो मानवता की मदद करें जागरूक होने में, मतलब अपनी चेतना के अगले लेवल पर जाने में। पर सभी नहीं। ये बात थोड़ी हैरान करती है। सिर्फ कुछ ही क्यों? इस पर कुछ कहता है स्रोत। देखिए, स्रोत सीधे सीधे ये तो नहीं बताता कि क्यों सिर्फ कुछ, पर वो इस विचार पे जोर देता है कि मदद या गाइडेंस कई तरफ से आ सकती है। ये हमारी अपनी अंदर की जो उच्चतम समझ है, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसके रूप में भी हो सकती है। अच्छा। और ये बाहरी ब्रह्मांडीय स्रोतों से, यानी इन HECBs से भी आ सकती है। स्रोत एक तरह से चेताता भी है कि भाई जब मदद के लिए दरवाजा खटखटाया जाए ना, तो जो दरवाजा खोल रहा है उसकी शक्ल देखकर उसे नजरअंदाज मत करो। भले ही वो हमारी उम्मीदों से कितना ही अलग क्यों ना हो, चाहे वो नॉन अर्थली ही क्यों ना लगे। मदद सिर्फ वही नहीं ढूंढनी चाहिए जहां हम आदतन ढूंढ हैं। लेकिन फिर स्रोत एक चेतावनी भी देता है और मुझे लगता है ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। कहा गया है कि सारी उन्नत सभ्यताएं अच्छी या मददगार नहीं है, कुछ हिंसक भी हो सकती हैं। ये तो थोड़ा डरावना है ना। अगर हम मदद के लिए बाहर देख रहे हैं, तो ये जानना तो बहुत जरूरी है कि कौन दोस्त है कौन नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क साफ करता है। तकनीकी रूप से उन्नत यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना और अत्यधिक विकसित यानी हाईली इवॉल्व्ड होना, इन दोनों के बीच का फर्क। मतलब तकनीकी तरक्की जैसे स्पेस में घूमना या बहुत शक्तिशाली एनर्जी बनाना, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सभ्यता नैतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से या चेतना के लेवल पर भी उतनी ही विकसित हो। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई रॉकेट तो बना ले, पर शायद दिल से अभी भी आदिम हो सकता है। स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा करता है। वो एक सोचने वाला उदाहरण देता है। सोचिए कि अगर आज से 2000 साल पहले के लोग, मान लीजिए रोमन एम्पायर के टाइम के, वो अचानक आज की दुनिया में आ जाएं, वो हमारी कारें, स्मार्टफोन्स, ऊंची इमारतें देखकर क्या सोचेंगे? वो तो हमें भगवान ही समझ लेंगे, शायद कहेंगे कि ये कितने उन्नत लोग हैं। बिल्कुल, वो हमारी टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन फिर वो हमारी खबरें देखेंगे, हमारे युद्ध, क्राइम, समाज में जो ऊंच नीच है, वो सब देखेंगे। क्या तब भी वो हमें हर तरह से विकसित मानेंगे? शायद नहीं। क्या आज का इंसान पूरी तरह से अहिंसक और दयालु है? शायद नहीं। तो स्रोत का तर्क यही है कि तकनीकी उन्नति का मतलब नैतिक या आध्यात्मिक समझदारी नहीं है। और यही बात ब्रह्मांड की दूसरी सभ्यताओं पर भी लागू हो सकती है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर ये मान लेना खतरनाक होगा कि हर कोई जो हमसे ज्यादा जानता है या कर सकता है, वो हमारा भला ही चाहेगा,
कुछ हिंसक भी हो सकते हैं, जैसा स्रोत ने कहा। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वही, हम इनमें फर्क कैसे करें, कौन मदद करना चाहता है और कौन नहीं। स्रोत इसका एक तरीका बताता है, कंपन महसूस करके, फीलिंग द वाइब्रेशन। अब सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है, या शायद कुछ लोगों को न्यू एज टाइप का लगे। क्या स्रोत इसे और समझाता है? हाँ, स्रोत इस रिएक्शन को जैसे पहले से ही जानता है और इसे सीधे खारिज करने के बजाय वो इसे हमारे रोज के इंसानी तजुर्बों से जोड़ने की कोशिश करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गईं, मान लीजिए कोई दुकान या रेस्टोरेंट, और अंदर जाते ही एक अजीब सी बेचैनी हुई हो, लगा हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और आप बिना कोई खास वजह जाने बाहर निकल आईं? हाँ, बिल्कुल हुआ है, कई बार। या कभी किसी इंसान से मिलकर एकदम से लगता है कि इनसे दूरी रखना ही बेहतर है, भले ही वो ऊपर से कितने ही अच्छे क्यों ना लग रहे हों। ठीक, यही। या इसका उल्टा, किसी से मिलते ही एकदम गहरा कनेक्शन महसूस होना, जिसे लोग लव एट फर्स्ट साइट भी कह देते हैं, या कोई गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना। स्रोत का तर्क है कि ये सब असल में कंपन या ऊर्जा को महसूस करने के ही उदाहरण हैं। अच्छा। ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंट्यूशन, हमारी सहज महसूस करने की क्षमता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। स्रोत कहता है कि भाई, अगर हम किसी कमरे, किसी इंसान या यहाँ तक कि किसी कपड़े की वाइब को महसूस कर सकते हैं, तो क्या ये इतना नामुमकिन है कि हम दूसरे जीवन रूपों या उनके इरादों के कंपन को भी महसूस कर सकें? तो मतलब ये बेसिकली अपनी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने की बात है, जिसे हम सहज बोध या कॉमन सेंस कहते हैं। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। और यहाँ एक मजेदार शब्दों का खेल भी है। स्रोत मजाकिया अंदाज में कहता है कि जो लोग अपनी इन सहज इंद्रियों, सेंस, का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि असल में कॉमन सेंस का हिस्सा हो सकती हैं, वो शायद कंफ्यूज होकर अपने इस अंदरूनी अनुभव को नॉनसेंस यानी बकवास कहकर खारिज कर दें। जबकि अगर हम ध्यान दें तो ये असल में सेंस बनाने वाली यानी समझने लायक बात हो सकती है। स्रोत का मैसेज ये है कि इस क्षमता को सिर्फ इसलिए खारिज ना करें क्योंकि इसे वैज्ञानिक औजारों से नापा नहीं जा सकता। ये अनुभव पर आधारित है। स्रोत ये साफ नहीं करता कि ये कंपन कोई फिजिकल वेव है या कुछ और, पर इसे एक ऐसी फीलिंग बताता है जिसे हम अपनी इंट्यूटिव सेंस से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम अपनी अंदर की आवाज सुनकर या इस कंपन को महसूस करके मददगार और गैर मददगार प्राणियों में शायद फर्क कर सकें। पर अगला सवाल ये उठता है कि ये जो मददगार प्राणी हैं, वो असल में करते क्या हैं? वो हमारी मदद कैसे कर रहे हैं? क्या वो बस दूरबीन लगाकर हमें देख रहे हैं, या वो चुपके से पृथ्वी पर आकर हमारे बीच काम कर रहे हैं, या फिर वो किसी तरह हमारे विचारों और इंस्पिरेशन को प्रभावित कर रहे हैं? ये सब कैसे हो रहा है? इस सवाल का जवाब स्रोत बहुत सीधा और कह सकते हैं फैला हुआ देता है। हाँ, मतलब ये सारी संभावनाएं सच हो सकती हैं। मदद कई लेवल्स पर और कई तरीकों से आ सकती है। ये बहुत सूक्ष्म हो सकती है, जैसे किसी साइंटिस्ट को अचानक कोई आइडिया आ जाना, अच्छा, किसी आर्टिस्ट को कोई प्रेरणा मिलना, या किसी इंसान को सही वक्त पर सही दिशा मिल जाना। और ये प्रत्यक्ष भी हो सकती है। हालांकि स्रोत इसके उदाहरण नहीं देता, पर संभावना खुली रखता है। मदद मल्टी डायमेंशनल है। और क्या हम हमेशा जान पाते हैं कि ये मदद कहाँ से आ रही है? स्रोत कहता है जरूरी नहीं। हम शायद उस मदद के सोर्स को पहचान ही ना पाएं। हो सकता है हम उसे अपनी ही समझदारी, किस्मत या कोई सहयोग मान लें। लेकिन स्रोत के अनुसार इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सोर्स को पहचानते हैं या नहीं, अगर हमें फायदा मिल रहा है। मदद अपना काम कर सकती है, भले ही वो गुमनाम रहे। तो क्या ये मदद कोई नई बात है? क्या ये अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है? क्योंकि स्रोत में एक जगह ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ ऐसा है जिसे हम भविष्य में चूक नहीं पाएंगे, वोंट बी एबल टू मिस इट। यहाँ स्रोत एक और दिलचस्प बात साफ करता है। उसका कहना है कि आप यानी मानवता अब इस मदद के प्रति ज्यादा जागरूक हो रही है। अच्छा, हमारी जागरूकता बढ़ रही है। हाँ, लेकिन ये मदद कोई नई घटना नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय से जारी है, जिसे इंसानी पैमाने पर बहुत लंबा समय कहा जा सकता है। तो नया क्या है? हमारी जागरूकता, हमारी सेंसिटिविटी इस संभावना के प्रति बढ़ रही है। यहीं पर मेरा एक बड़ा सवाल उठता है, और शायद कई सुनने वालों के मन में भी आए। अगर ये मदद इतने लंबे समय से मिल रही है और ये प्राणी इतने विकसित हैं, तो फिर दुनिया की हालत ऐसी क्यों है? हम आज भी युद्ध, गरीबी, पर्यावरण का विनाश, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर कोई इतनी शक्तिशाली अच्छी शक्ति हमारी मदद कर रही थी, तो हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? ये बात थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है,
और स्रोत इसका एक कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब देता है। स्रोत का तर्क है कि मानवता जिस निर्णायक बिंदु पर आज खड़ी है, चॉइस पॉइंट जिसे कहा गया है, जहां उसे अपने सामूहिक भविष्य के लिए बुनियादी चुनाव करने हैं, वो इस बिंदु पर ब्रह्मांडीय समय के पैमाने से देखें तो बहुत बहुत तेजी से पहुंची है। और जिन वर्तमान परिस्थितियों को हम भयानक, नेगेटिव या संकट भरा मानते हैं, स्रोत उन्हें असल में आदर्श कहता है। आदर्श? ये कैसे हो सकता है? दुनिया भर में इतनी तकलीफें हैं और स्रोत इसे आदर्श कह रहा है? ये समझना मुश्किल है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्रोत के नजरिए से ये परिस्थितियां इसलिए आदर्श हैं क्योंकि वे अब इतनी ज्यादा साफ, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच गई हैं कि मानवता के सामने जो विकल्प मौजूद हैं, यानी विनाश की तरफ बढ़ना या एक नई चेतना की ओर जागना, वो बिल्कुल साफ और अनदेखे न किए जा सकने वाले बन गए हैं। स्रोत का तर्क कुछ ऐसा है, जैसे किसी नदी पर बांध बनाकर पानी रोका जाए तो प्रेशर बढ़ता जाता है, पानी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां या तो बांध टूट जाएगा या फिर पानी को सुरक्षित निकालने का कोई नया रास्ता बनाना ही होगा। मानवता अब उसी निर्णायक मोड़ पर है। इस नजरिए से देखें तो स्रोत का मानना है कि HEBs की मदद असल में बहुत कुशल रही है, क्योंकि उन्होंने मानवता को इस निर्णायक बिंदु तक इतनी तेजी से पहुंचने में सहायता की है ताकि चुनाव स्पष्ट हो सकें। अच्छा, ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है संकट को देखने का। तो अगर हम आज की इस गहरी छानबीन को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, इस स्रोत के अनुसार हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कुछ बाहरी, अत्यधिक विकसित प्राणी मानवता को उसके विकास के अगले पड़ाव में मदद की पेशकश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तकनीकी उन्नति और असल विकास यानी नैतिक आध्यात्मिक विकास एक ही चीज नहीं है। इसलिए सभी तकनीकी रूप से उन्नत प्राणी जरूरी नहीं कि हमारे दोस्त या मददगार हों, कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं। तीसरा, इन प्राणियों के इरादों में फर्क करने के लिए स्रोत हमें बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी फीलिंग, अपनी इंट्यूशन या जिसे स्रोत कंपन महसूस करना कहता है, उस पर भरोसा करने को कहता है, जो कि हमारी सहज मानवीय क्षमता का ही हिस्सा है। और चौथी बात, ये मदद शायद कोई नई घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से कई अलग अलग तरीकों से सूक्ष्म और शायद कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से भी जारी है। हम इसके प्रति अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और इस मदद ने अजीब तरह से हमें तेजी से एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है जहां भविष्य के लिए चुनाव करना जरूरी और साफ हो गया है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें न केवल बाहरी मदद की संभावना पर सोचने को कहता है, बल्कि मदद और ज्ञान के जो हमारे पारंपरिक सोर्स हैं उनसे परे देखने के लिए भी प्रेरित करता है। ये मानवता की आज की चुनौतियों और मौकों को एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक कैनवस पर रखता है और प्रगति व विकास की हमारी जो तयशुदा धारणाएं हैं उन्हें चुनौती देता है। और अगर हम इस व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हैं जैसा स्रोत कह रहा है, तो ये गहरा सवाल खड़ा करता है। हम बाहरी प्रभावों के प्रति, नॉन ट्रेडिशनल ज्ञान के स्रोतों के प्रति और यहाँ तक कि अपनी खुद की उच्चतम क्षमता के प्रति कितने खुले हैं? क्या हम सिर्फ वही मानने को तैयार हैं जो हमारी आज की समझ में आता है, या हम अनजान संभावनाओं के लिए भी दरवाजे खुले रखने को तैयार हैं? और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। अगर स्रोत का ये दावा सही है कि ये ब्रह्मांडीय मदद लंबे समय से अक्सर बिना पहचानी गई चलती आ रही है, तो मानव इतिहास की कौन सी महान वैज्ञानिक खोज, कला की अद्भुत रचनाएं या गहरी दार्शनिक समझ ऐसी हो सकती हैं जिनका असली स्रोत अनजाने में कहीं और रहा हो? क्या ये मुमकिन है कि जिसे हमने हमेशा किसी खास इंसान की प्रतिभा या कोई अचानक हुआ संयोग या कोई दैवीय प्रेरणा माना है, वो असल में किसी और रूप में आई ब्रह्मांडीय सहायता का नतीजा हो जिसे हम समझ नहीं पाए? इस पर सोचिएगा जरूर।